स्टार्ट कराऊंगा लाइट वाला चैप्टर, और एक इसके बाद ह्यूमन आई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि पूरा चैप्टर, अब मैं इस बार ये नहीं कहूंगा कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, सिर्फ वो क्वेश्चन यहाँ पर टिक दिखाई दे रहा है आपके सामने, वही चैप्टर क्या करने हैं आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ मिरर। तो सारे लोगों ने जब भी क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ मिरर का, तो ध्यान रख लेना आपको ना तो कॉनकेव लिखना, ना ही आपको क्या लिखना, कॉन्वेक्स लिखना। सिर्फ क्या लिखना है, स्फेरिकल मिरर होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका, बताओ जल्दी से, प्लेन मिरर। ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं यूज ऑफ प्लेन मिरर पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, यूज ऑफ प्लेन मिरर। कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तो सुबह आप लोग पता है ना, सब नहा धो के तैयार होते हो, सबसे पहले अपना ही देखते हो कि मुझसे दुनिया में कोई सुंदर है ही नहीं। तो ये भी क्या है आपका एक यूज है, किसका, प्लेन मिरर का। दूसरा यूज रौनक बताएगा, कौन सा यूज है प्लेन मिरर का। शाबाश, मुबारक हो। हाँ जी बताओ, दूसरा यूज जल्दी। प्रॉपर्टी बतानी, यूज बताना है, यूज घरों में सर। घरों में कैसे, मतलब फर्श जो साफ करते हैं वहां पर, फिर घर में तो मैंने भी तो अभी जो बोला था सुबह में, वो भी तो घरों में ही था कि वो मतलब खेतों में था। सोलह कुकर में भी। आप बताओ, ये भाटी साहब बताएंगे। प्लेन मिरर किधर, गाड़ियों में कौन सा, फ्रंट पे जो लगा होता है, और घर में यूज होता है पीछे करने के लिए। क्या देखने के लिए, वो तो मैंने पहले ही बोला था कि आप इतने सुंदर होते हो, सुबह में जब आते हो तो आप देख के ही आते हो अपने आप को, ठीक है। ये क्या है, यूज है, और पढ़ लेना इनको। दूसरा, इनकी प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। तो आपके सामने 3 प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हमेशा इमेज जो फॉर्म्ड होती है वो कैसी होती है, सेम। जैसा रौनक दिखाई दे रहा है वैसे ही उसमें भी दिखाई देगा। हाइट वगैरह जितना भी आप हेल्थी हो उतना ही इसमें क्या होगा, दिखाई देगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी से बोलो। दूसरी प्रॉपर्टी, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। अगर हमारा फेस इस साइड है तो आपकी इमेज किधर बन रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, सेम डिस्टेंस पर क्या होती है, जितना ऑब्जेक्ट आपका मिरर से दूर होगा इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी, यानी यू और वी की डिस्टेंस कैसी हो जाएंगी, सेम, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इसके बाद आपको पढ़ना है कौन सा, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला कौन सा था, कॉनकेव। दूसरा कौन सा था, कॉन्वेक्स। सबको पता है कॉनकेव कौन सा होता है, जिसकी एक मिरर या तो स्फेरिकल होगा या फिर कैसा होगा, कर्व फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा, कर्व। अगर मैं उसको बोलूं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली साइड है उसको पॉलिश करा हुआ है, या इनर साइड क्या हो जाए, पॉलिश हो जाए, और आउटर साइड क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिंग हो जाए, तो ये मिरर कौन सा होगा, बताओ जल्दी से। सुनना है पहले, सुनना पहले, क्या बोल रहा हूं मैं। इनर साइड क्या है, पॉलिश। आउटर साइड क्या है, कौन सा मिरर, कौन के, अच्छा एक मिनट, हाथ खड़ा करो। कौन सा मिरर, रौनक, कॉनकेव। सुन लिया पहले मैंने क्या बोला था, मतलब रिफ्लेक्ट, आपने ये तो बोला ना सर, रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटवर्ड से। पॉलिश साइड इनर है और आउटर साइड कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है। आप बताओ, ये कौन सा मिरर दिखाई दे रहा है, ये वाला, यही बोला था ना मैंने अभी जस्ट। देखो क्या है यहाँ पर, इनर साइड क्या है, पॉलिश, आउटर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग। कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है ये। अब इसको उल्टा बोलोगे, आउटर साइड क्या दे रखी है, पॉलिश, और इनर साइड क्या दे रखी है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे हम, याद रहेंगे दोनों। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में। तो मैंने शायद ये 2-3 बार आपको कराया था। सबसे पहले इस डायग्राम को समझना है आपको, ठीक है। इस डायग्राम में हमने मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, कहां पर,
और वहां से एक आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या कर रहे हैं, रे ड्रॉ कर रहे हो, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जा रही होगी, फोकस से, और एक रे फिर हमने क्या किया है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कोई दिक्कत है यहाँ पर? आपके सामने यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है बताओ, CBF। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, CBF। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम क्या बोल सकते हो, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल, है ना। इस पॉइंट को आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, M दे दो, O दे दो, तो ये बन जाएगा CBM। बनेगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, ठीक है, जहां पर भी दो पैरेलल लाइन होती हैं और उनको कोई तीसरी लाइन, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स लाइन बोलते हो या रे बोलते हो, वो इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पर जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते। तो अगर मैं यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करूं कि ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई और ये वाली लाइन कौन सी है, पैरेलल है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। वैसे ये वाला एंगल भी क्या होगा, इसी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी काम करेगा। क्या काम करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू क्या होता है कि नहीं होता। तो अगर ये आई है ये आर है, दोनों क्या हो गए, इक्वल। और अगर ये आई ये भी आई तो इसको भी क्या बोलोगे, आई। और अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि आई आर के इक्वल होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? यही सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज किया। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा हुआ है, बोलो जल्दी से, एंगल ABC किसके इक्वल लिख रखा है, क्यों लिख रखा है यहाँ पर? देखो ABC कौन सा है, ABC, कौन सा वाला, आई वाला जो एंगल बन रहा है, ये इक्वल किसके लिखा है, FBC के। तो F पॉइंट ये है, B ये है और C ये है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या है, R है। तो ये किससे इक्वल दिखाए हैं आपने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। कोई दिक्कत है? वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर किससे शो किया आपने, इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत है? अब आप मुझे बताओ कि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं तो अब मैथ में एक और प्रॉपर्टी पड़ी होगी, जब करस्पॉन्डिंग एंगल या सेम साइड जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं तो उनकी साइड कैसी हो जाती है, कौन सी वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड, और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी, इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो आपके सामने लिख रखा है FC किसके इक्वल हो गई, FP। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि CF प्लस FP, ये टोटल लाइन किसके इक्वल होगी, CP के इक्वल होगी कि नहीं, बोलो भाई। अगर आप इस CP को कैसे लिखोगे, जल्दी से देखो इधर, CP को क्या लिख सकते हैं हम, CF प्लस PF लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। अब पोल से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाली साइड इसके भी तो इक्वल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर वही प्रॉपर्टी आपने लिखी कि FP प्लस FC इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आपने किससे लिखा है, कैपिटल R से। अब यहाँ पर देखो FC को मैं FP लिखूंगा तो FP प्लस FP कितना बन जाएगा, 2FP। क्या इस FP को फोकल लेंथ बोल सकते हैं हम, इस 2 को इधर कर सकते हैं तो F की वैल्यू क्या मिल गई, R/2। तो ये रिलेशन आपको इस तरह से क्या कर सकते हो आप, प्रूफ। नेक्स्ट आगे इसी डायग्राम से लेके अब हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन। और सबको पता है कॉनकेव से कितनी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स से कितनी बनती हैं, 6 में से जो कॉनकेव मिरर से इमेज बन रही है 6, उसमें से कितनी रियल होती हैं, 1 कैसी होती है, वर्चुअल कब होती है, जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में। नेचर कैसी होगी इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा इसका, इनलार्ज होगा। कैसा होगा, याद रहेगा। अब इन एक क्वेश्चन 100% इसमें से आपसे पूछा जाएगा, कोई भी इमेज फॉर्मेशन आपके ड्रॉ करने के लिए पूछी जाएगी, कोई भी हो सकता है। वो ज्यादातर मैं बता दूं कॉनकेव से पूछा जाता है। किससे पूछा जाएगा, कॉनकेव, है ना। और करके हो सकता है लेंस हो, और करके क्या पूछ सकता है, या तो मिरर या फिर लेंस। लेंस में ज्यादातर पूछा जाएगा कॉन्वेक्स। तो ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर लेंस में कॉन्वेक्स की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। याद रहेगा। कॉनकेव मिरर से कितनी बन रही थी, अभी आपने बोला 6। अब मैं लेंस की बात करूंगा तो लेंस में कितनी बन जाएंगी, कॉन्वेक्स में। कॉनकेव किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में कितनी इमेज बनेगी, लेंस के लिए 6। कितनी बनेगी,
मिरर में कॉनकेव में 6 बनती है, तो उल्टा याद रखना, मिरर अगर कॉनकेव है तो वो काम करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, और अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो वो काम करेगा कॉनकेव लेंस की तरह। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉनकेव मिरर को दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कौन कौन कन्वर्जिंग? रौनक बताएगा। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग? कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम बताओ। कॉनकेव मिरर को क्या हम कन्वर्जिंग बोलते हैं या डाइवर्जिंग? शाबाश। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। अब बाटी साहब कैसे डाइवर्जिंग, कहाँ कौन सी बुक में पढ़ा था? हाँ भाई, कहाँ पढ़ लिए? शिव किताब में है ये? है भाई? शिव किताब में तो नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना? कहाँ पढ़ा था आपने? ये नाम भी याद रख लेना, पूछ लेता है भाई, ध्यान रखना। कॉनकेव में, जो कॉनकेव में बोल रहे हो वो लेंस में कॉन्वेक्स का नाम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कॉन्वेक्स का। नेक्स्ट आगे देखो, इसके बाद आगे ये इमेज फॉर्मेशन है, कर लेना। इसमें 4 रूल याद रखने हैं आपको। कितने रूल याद रखने हैं? 4। सबको पता है रूल की नहीं? रौनक बताओ जल्दी से, 4 रूल कौन कौन से? इसमें बताने में क्या है भाई? नहीं आप नहीं, जतिन बताओ, बताओ जल्दी, मेरे के अंदर बता दो। 4 रूल बताने हैं आपको कि इमेज फॉर्मेशन जब बनाते हैं तो उसके 4 रूल होते हैं। कौन कौन से रूल अप्लाई करते हैं? वंश देववाटी? नहीं भाई सर, इमेज ऑब्जेक्ट। पहला रूल ये था, बस मैं उद्धार हो गया मेरा। पहला रूल क्या था कि कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं आप तो बता दोगे। अब देखो सुन लो ध्यान से, बातें मत करो। पहला रूल क्या था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। वहां से कोई भी रे जो ड्रॉ करते हो वो हमेशा कैसे ड्रॉ करते हैं? हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई रे पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा हमेशा कहां से जाएगी? फोकस से। यही तो था फर्स्ट। अब इसका उल्टा भी बोल सकते हो, अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? याद रहेगा। इसका वाइस वर्सा, अगर आपने बोला कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, वहां से आपने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। अब इसका उल्टा बोलना होगा तो क्या बोलोगे? कोई रे जो फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। दूसरा, आप बताओ दूसरा रौनक। हाँ शाबाश। अगर कोई रे पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस की कॉनकेव मिरर में, तो सर वो इतनी इंग्लिश मेरी अच्छी होती ना, है ना? पढ़ के भी क्या फायदा? मतलब सेकंड रूल ये था कि अगर, हाँ बोलो। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। वाह, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बस 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 बस, बस। भाई बस। अब देखो कहाँ से पढ़ के आते हो। सेकंड रूल ये था कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे क्या कर रही है? फॉल हो रही है किसी भी मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी से वापस जाएगी। नहीं समझ में आया? कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है? फॉल हो रही है किसी भी मिरर पर, किसी भी लेंस पर, तो मिरर पर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी? उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी। यही था ना। तीसरा क्या था? सर की अगर किसी को नहीं याद है, सब पढ़ के बोल रहे हैं। कोई अगर सेंटर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फिर वो वापस उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मुबारक हो। तीसरा रूल क्या था भाई? अगर कोई स्लोप, कोई भी इंसिडेंट रे पोल पर क्या हो रही है? फॉल हो रही है, और जितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल पर वो रिफ्लेक्ट होते समय उतने डिग्री का एंगल क्या करेगी? सबटेंडेड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है ना, कि जितने डिग्री का एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होता है। तो ये तीसरी वो था प्रॉपर्टी, है ना। अगला रूल बताओ, फोर्थ कौन सा था? बिटवीन पी एंड है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पी एंड ये क्या है? रूल पूछ रहा हूँ, रूल पूछा मैंने भाई, ये कुछ नहीं है। फोर्थ रूल क्या था भाई? अब जिंदे भी हो।
4th रूल नहीं बताओ पेपर देने जा रहे 4 तारीख को ये इमेज फॉर्मेशन मैंने 100% बोला था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सर मेरे 4 कहाँ हो गए? 3 ही बोले मैंने तो। सर मैं बताऊँ भारतीय उम्मीद लेकर ये बताया। हो गए 4 रूल की नहीं हुए? हो गए रौनक? कौन कौन से बताए थे? सर एक तो जब कोई बस टेंडर जारी हो, हाँ प्रिंसिपल एक्सेस, हाँ दूसरा जब बस हो गया खत्म रूल। पैरल जाएगी वापस भी तो आएगी वो, जाती रहेगी। ठीक है भाई, ये कर लेना। इसके आगे देखो, बस इतना अच्छा मत पढ़ा करो, बस नजर लग जाती है कभी कभी, है नहीं? इतना अच्छा पढ़ लेते हो कभी कभी, इस वजह से भी नंबर कट जाते हैं आपके। कम अच्छा पढ़ो। अब देखो लास्ट सबसे जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा वो इस पे पूछा जाएगा, मिरर फॉर्मूला के ऊपर। किसके ऊपर पूछा जाएगा? मिरर फॉर्मूला को। वैसे याद करने का कोई भी एक तरीका ढूंढ सकते हो। 1/f किसके इक्वल होता है? 1/u प्लस 1/b। ये भी सही है, लेकिन ज्यादातर मैंने बोला इस फॉर्मूले को आप ऐसे ना लिख के, इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिखना 1/b प्लस 1/u। ये इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी बात लेंस की आएगी ना, किसकी आए? लेंस की, तो बस इस प्लस की जगह क्या कर दोगे? माइनस कर देना, तो ये क्या बन जाएगा आपका? लेंस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? इधर देखो आरब, अगर मैंने बोला कि फोकल लेंथ वाला जो फॉर्मूला है, अगर आप इसको कैसे लिखे? 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस होगा तो सिर्फ यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? माइनस, है ना? लेकिन अगर उल्टा लिख दिया तो ध्यान रख लेना, u को हमेशा माइनस रखना है। ठीक है, तो अगर अच्छे से याद रख सकते हो तो आप याद रखना, मिरर में होता है 1/b प्लस 1/u और लेंस में होता है 1/b माइनस 1/। कोई दिक्कत है? सबसे ज्यादा जो तो आपको याद रखना है वो क्या है? साइन कन्वेंशन। क्या याद रखना है? साइन कन्वेंशन। किस किस को आते हैं अच्छे से साइन कन्वेंशन? हाथ खड़े करो। साइन कन्वेंशन पूछना नहीं, आपकी लाइफ बेइज्जती है ये, ध्यान रख लेना। सर मेरे को हाँ, पूछ मत लेना, आता है। क्योंकि हमने आरब बताएगा, कोई नहीं बोलेगा भाई, आरब बताएगा। बताओ जल्दी से। हाँ, साइन कर भाई, बंद करो जल्दी से, टाइम वेस्ट हो रहा है। सर साइन कन्वेंशन में कि अगर की नहीं लगाना मुझे, वर्णमाला नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पर। की बोलो आगे। सर कि अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड है अच्छा जी, तो सर ऑब्जेक्ट राइट साइड होता है कभी? नहीं लेफ्ट में होता है ना? नहीं रुको, अभी तो राइट में कर दिया था आपने। राइट में होता है ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होती है। सुन लो पहले आप, बस इतना याद मत करो, कहीं कहीं ने मुझे ही पता लगा कि रौनक बताएगा, आपको पता है। अगर कोई सर फोकल लाइट जो है, हैं? अगर कोई इंसिडेंट लाइट जो है आ रही है, अच्छा मतलब वो सर आज कोई भी बच्चा अगर ये फॉर्मूला वगैरह सुना के जाओगे, हर चैप्टर लाइट सुना के जाओगे, सारे 1 बाय 1 सुनूंगा। अब सुन लो पहले मुझसे, इतना आ रही है तो पता नहीं, अभी याद नहीं तो बस इतना ही पढ़ो देख के, है ना? हाँ जी। The object is placed to the left side of the mirror. ऑब्जेक्ट हमेशा, ध्यान, इतनी अंग्रेजी मत डालो। देखो सुनो भाई ध्यान से, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। किधर होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। कॉनकेव मिरर की जब बात होगी तो सारी इमेज जो रियल होंगी, कौन सी होंगी? रियल, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगी। किधर बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगी। अब सुन लो जल्दी से कि अगर कोई मिरर आप यूज कर रहे हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई इमेज बन रहा हो, उनकी सारी डिस्टेंस कैसी लेनी है आपको? माइनस। कैसी लेनी है? देखिए इधर देखो, अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए क्या है? मिरर है। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो इधर की डिस्टेंस हमेशा कैसी लोगे? माइनस। और अगर इमेज भी बन रहा है तो उसकी भी डिस्टेंस कैसी लेनी है? माइनस। कोई दिक्कत है? u की वैल्यू भी कैसी होगी? माइनस। v की वैल्यू भी कैसी होगी? माइनस, जब वो इमेज इस साइड बन रही होगी। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर एक और चीज, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हाइट भी होती है उस ऑब्जेक्ट की नहीं? तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली डिस्टेंस हमेशा कौन सी लेनी है? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इमेज बनती है, एक और चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट हाइट कभी भी माइनस में मत लेना, कि ऑब्जेक्ट कभी भी उल्टा नहीं रखते। ऑब्जेक्ट को आप हमेशा कैसा रखते हैं? सीधा। तो उसको हमेशा आपको क्या रखना है? प्लस। h की वैल्यू हमेशा कैसी रखनी है? प्लस। और h डैश प्लस या माइनस होगा, ये बात डिपेंड करेगी किस पर? अगर इमेज नीचे बन रहा है तो माइनस, इमेज ऊपर की तरफ बन रहा है तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो,
इस मिरर से इधर अगर कोई डिस्टेंस है तो आपको याद होगा कॉनकेव मिरर में एक ऐसी पोजीशन थी जहां पर पोल एंड फोकस के बीच में क्या रखा रहता था, ऑब्जेक्ट, तब इमेज किधर बनती थी आपकी, राइट हैंड साइड, जिसकी नेचर कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही केस में बी की वैल्यू कैसी होती है, प्लस। बस कॉनकेव मिरर के लिए एक ऐसी पोजीशन थी जहां पर ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में था और नेचर कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उस केस में बी की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? बाकी हर केस में कैसी होगी, फोकल लेंथ भी कैसा होगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखो साइन कन्वेंशन भी मैंने यहाँ पर क्या है लिख रखे हैं ऊपर। सारे लोग इधर देखोगे यू की वैल्यू कैसी, माइनस, इधर वाली डिस्टेंस कैसी, माइनस, ऊपर वाली डिस्टेंस कैसी, प्लस। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा है, यहाँ पर फोकल लेंथ कैसा, यहाँ पर फोकल लेंथ कैसा, याद रखनी है यू की वैल्यू हमेशा चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इसको ऑलवेज क्या दिखाना है आपको, माइनस। बी की वैल्यू कॉनकेव के लिए 5 केस में माइनस दिखाना है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। बाकी इधर वाले केस में जो कॉन्वेक्स आपका मिरर होगा उसमें बी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। कभी कभी वन एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं ना, तो ज्यादातर हमने जो पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है, आप किससे निकालते हो, मैग्निफिकेशन की नेचर, मैग्निफिकेशन से। लेकिन मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि आप अगर बी की वैल्यू पे भी ये चीजें क्या करती है, डिपेंड। यहाँ पर देखो बी की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लिखा है, नेचर कैसी होगी, रियल होगी। कैसी होगी, रियल। और अगर आपके पास बी की वैल्यू कैसी दे रखी है, तो यहां पर नेचर कैसी हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत है, बी से भी फाइंड कर सकते हैं। कब, एमसीक्यू टाइप में, बहुत ज्यादा देर नहीं लगानी, बी की वैल्यू पे डिपेंड भी करती है चीजें। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक और चीज देखो, मैग्निफिकेशन के बेसिस पर हम साइज भी बताते हैं। क्या बताते हैं, नेचर का नेचर भी बता सकते हो, साइज भी बता सकते हो। तो मैंने आपको 2 चीजें याद कराई थी। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा नेचर बताओगे, और वैल्यू 1 से कम है या 1 से ज्यादा है या 1 के इक्वल है, इससे आप क्या बताते हैं, साइज। क्या बताते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ। अगर वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, इससे क्या फाइंड होता है, नेचर। अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से कम है या 1 है, इससे क्या फाइंड होता है, साइज। कोई दिक्कत है? अगर एम की वैल्यू कैसी, प्लस, तो नेचर कैसा, मुबारक, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एम की वैल्यू माइनस, तो नेचर कैसा, रियल। अगर एम की वैल्यू 1, तो साइज कैसा, सेम साइज। अगर एम की वैल्यू लेस देन 1, तो साइज कैसा, डिमिनिश होगा। होगा कि नहीं होगा? और ग्रेटर देन 1 होगा तो साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। कोई दिक्कत है? न्यूमेरिकल इन्हीं पे तो बनते हैं। फिर भी हम सही, आपका भी सही नहीं था, मैंने देखा था कल आपने भी जो किया था उसमें ना, तो डायग्राम बनाया था, है ना, बहुत सारी चीजें थी, देख लेना, कॉपी आएगी। तो एक का नहीं था शायद, नहीं 4 नंबर में कोई क्वेश्चन था, उन्होंने चेक कर रखा है, देखना शाम में जो भी कॉपी दिखाएंगे सर। आगे देखो, मुझे नहीं जानकारी, मैंने पढ़ा नहीं था। इधर देखो सारी चीजें मैंने लिख रखी है ना, 1 by 1, तो ये पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, यूज ऑफ। मैंने पहले ही बोला था चैप्टर के स्टार्टिंग में, हमेशा मैं बता देता हूँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ प्लेन मिरर, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें और कुछ रिमेनिंग है, रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। रिफ्लेक्शन में और कोई डाउट है आपको, जल्दी से बताओ। हो गया कंप्लीट? आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन। कौन कौन जानता है रिफ्रैक्शन के बारे में, बताओ जल्दी से। हाँ बोलो सर। मैं ना हाँ जी, मैं ना आगे, हाँ बोलो। अरे भाई पढ़े तो बोल दे। इतनी देर रिफ्रैक्शन को डिस्क्राइब करने में लगती है। When travel to rarer to denser, it's change its path. And went towards from one medium to another. धन्यवाद। इसमें जो आपको याद रखना है, स्नेल लॉ। क्या याद रखना है, स्नेल लॉ। और मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखना। क्या याद रखोगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन कौन जानता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में? मैंने शायद बताया होगा आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही कैसे होते हैं, सेम। सेकंड में चेंज होता है। सेकंड रिफ्लेक्शन में आपने बोला है एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट एंगल इक्वल, यहाँ पर रेशियो निकालना है किसका, इंसिडेंस एंगल का रिफ्रैक्शन के साथ। किसके साथ, रिफ्रैक्शन के साथ। वो भी कौन सा रेशियो यूज करना है, साइन का। क्यों रौनक, नहीं करना,
तो यहाँ पर आपको देखोगे कि अगर हम दोनों का साइन के साथ साइन आई अपॉन में साइन आर रेशियो निकालेंगे साइन के साथ, तो ये क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलता है। कोई दिक्कत है? इसी को क्या बोलते हैं हम, स्नेल लॉ। और ये जो कांस्टेंट वर्ड होता है इसको आप एन से भी ले सकते हो, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। आप म्यू या न्यू, म्यू है, हाँ म्याऊ नहीं क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, याद रहेगा। आप इससे भी लिख सकते हैं। रौनक बताए, देखो इतना हंस रहा है, होता नहीं कि एक कौवा नहीं होता, कौवा। चलो मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा, बोलने सर यहाँ पे भी बेइज्जती कर रहे हैं, आगे देखते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दो। स्नेल लॉ 1 नंबर का क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे। हाँ भाई बात कर लो, थोड़ी देर कर लो। नेक्स्ट आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके शायद में जब एक और बार मैंने बीच में पता नहीं कितनी बार रिवाइज करा दिया मैंने आपको, अगर फिर भी गलतियां करते ही हो। एक और चीज याद हो आपको, लाइट वाला चैप्टर जब रिवाइज करा रहा था तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सारे फॉर्मूले लिखाए थे 4 या 5 शायद अप्रोक्स। हाँ जी, अच्छे से नहीं लिखाए थे, बता दिया करो ना, मैं मतलब ठीक है भाई। पहला क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला तो यही होता है, कौन सा वाला, स्नेल लॉ। कौन सा वाला, स्नेल लॉ। दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा मीडियम 2 हो, कितने मीडियम हो आपके पास, 2, तो एक फॉर्मूला वो भी हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला होगा बताओ सर, N12 और N21 वाला। 12, ये कितने मीडियम पढ़ा दिए मैंने आपको, 1-2 वाला। तो 1-2 बोलो ना भाई, 12 थोड़ी नहीं हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 भाई। सीधे बैठ जाओ तुम, क्या है, इधर ऐसे बैठो ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिफ्लेक्टेड नहीं होती, वो रिफ्रैक्टिव होती है, रिफ्रैक्टिव ही बोलना। ठीक है। कितने फॉर्मूले इसके, 4, याद रहेंगे कि नहीं। इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, मैं बता देता हूं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि सी की वैल्यू सारे लोग जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे भी निकाल सकता है, भी फाइंड कराने के लिए बोलेगा कि स्पीड ऑफ इन मीडियम 1 या मीडियम 2, कोई दिक्कत है तो उसके लिए या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको उस मीडियम की क्या होगी, गिवन होगी, क्या होगी, गिवन। या फिर आपसे क्या फाइंड कराएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें आपने क्या पढ़ा था, μ12 इक्वल टू क्या होता था बताओ, स्पीड ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू के बाद बोला है ना। ऊपर कौन सी आएगी, स्पीड 1, और नीचे कौन सी आएगी। अगर इसी के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ही लिखना है ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर 2 ऊपर 1 नीचे, μ2 अपॉन में μ1, ठीक है। ये सही है, आरिफ सही है। सर ये सर नहीं म्यू होगा, μ12 लिखना है मुझे, क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो ऊपर क्या, नीचे क्या, 2 आएगा, 2 अपॉन आराम से 2 और 1 आएगा, क्या आएगा, ऊपर 2 होगा। एक बार चेक कर लिया ना भाई, ठीक है। आगे 2, हाँ भाई 2 आएगा। नेक्स्ट आगे चलो भाई, यहाँ पर लिख रखे है ना, इस पे क्वेश्चन हो गए। इससे अगला कौन सा दे रखा है, बोलो जल्दी से। एक डायग्राम, ये वाला भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा पेपर क्रिटिकल होगा तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे क्या है, पूछ सकता है कि अगर कोई रे एक्चुअल पोजीशन से कितनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी या कितनी दूर होगी वो फाइंड करना है, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है, डी। क्या बोल सकते हैं हम, डी। अब बताओ डी कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करें, हाँ सर बताओ। हाँ बताओ। एक तो ये एंगल आई और आर तो इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को आपस में क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर लेना। क्या कर लेंगे, इसका टाइम गिवन होगा यहाँ से यहाँ तक बढ़ने का, स्पीड पता ही होता है एयर में कितनी होती है, तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, वहां से ये फाइंड होगा। नेक्स्ट दे रखा है लेंस। क्या दे रखा है, सारे लोग जानते हैं लेंस के बारे में, हाँ जी। मैंने अभी बता दिया आपको 2 तरह के, देखो अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, क्या
कॉनकेव मिरर पढ़ के आए थे, वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब कॉनकेव मिरर को क्या बोलेंगे हम, सेम चीज डिस्क्राइब करनी है तो कॉनकेव मिरर को कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ना है। और वहां पर एक और पढ़ा था कॉन्वेक्स, कितनी इमेज बनती थी, दो, दोनों की नेचर कैसी होती थी, यहाँ पर उल्टा होगा कि नहीं होगा, उल्टा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा यहाँ पे। सर कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहा था, कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं, ये कॉनकेव लेंस बनाएगा ना, क्योंकि कॉन्वेक्स नहीं। मिरर और हम बोल लो, आप बोल लो। कॉनकेव कॉन्वेक्स बन गया तो वहां पर 5-6 इमेज वहां पर रही थी कॉनकेव में, तो यहाँ कॉन्वेक्स में कितनी बनेगी, 5 कैसी होगी, कॉन्वेक्स से वहां कितनी बन रही थी मिरर में, यहाँ कॉन्वेक्स से कितनी बनेगी, कॉनकेव से कितनी बनेगी, 2, दोनों की दोनों कैसी होगी, वर्चुअल, कैसी होगी, वर्चुअल। कॉनकेव में याद रख लेना, कॉनकेव को कॉन्वेक्स बनाना है और कॉन्वेक्स को कॉनकेव बनाना है, इतना याद रखना, ठीक है। आगे जल्दी से लेंस फॉर्मूला किस किस को पता है, थोड़ी देर पहले भी बताया था, याद है ना भाई, 1/f माइनस आना, यू बाद में लिखना है ना, पहले मत लिखना। अब यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन अभी मैं पढ़ा देता हूँ फिर से। मैग्निफिकेशन मिरर के लिए क्या था, h डैश अपॉन में हाइट ऑफ, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही था। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -b अपॉन में u, था कि नहीं था, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पर लेंस में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन m = b अपॉन में u, कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि या तो जो मैग्निफिकेशन है कम हो जाएगा या मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो m की वैल्यू को ही आपको कम या ज्यादा करना है। जैसे मैं बोलूं थोड़ी देर के लिए कि कोई भी लेंस या कोई भी मिरर जिसका मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूज। पहले कुछ भी था, अब 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, या 1/2 हो गया, या 2 टाइम्स हो गया, तो जो भी होगा वो m की वैल्यू होगा, क्या होगा, m की वैल्यू। तो m को क्या बोल देंगे हम, 2 बोल देंगे। हो सकता है क्वेश्चन में फोकल लेंथ क्या होगी आपके पास, गिवन, और आपसे u फाइंड कराएगा, क्या फाइंड कराएगा, ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें तब ये पोजीशन शिफ्ट करेगी, तो आपसे u फाइंड करना है। तो क्या करोगे, देखो u फाइंड करने के लिए आपको v चाहिए, क्या चाहिए, v, और f चाहिए, f गिवन है लेकिन v गिवन नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, v। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m = अगर मिरर है तो -b अपॉन u, लेंस है तो b अपॉन u, कोई दिक्कत है। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो और मिरर फॉर्मूला में क्या कर दोगे, पुट कर देना v की जगह, फिर सॉल्व कर लेना, किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, u की, किसकी वैल्यू मिलेगी, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आज इन्होंने पूछा था, सैंपल पेपर में था किसी में, है ना, आप लेके आए थे, उसमें ऐसा क्वेश्चन था, तो मैं बता देता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकता है। आगे देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, आरिफ, हाँ जी बिल्कुल, शाबाश। ऐसा यूनिट क्या होती है, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, डायोप्टर भाई, अच्छा शाबाश। डायोप्टर होती है, किससे लिखते हैं डायोप्टर को, डी से। एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए, अगर फोकल लेंथ मान लो 30 सेंट, भाई सारे लोग एक साथ बोलेंगे नहीं, 30 मीटर है, क्या है, 30 मीटर है, ध्यान रखना। तो पावर कितनी, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, सारे लोग नहीं बोलेंगे, पावर कितनी हो जाएगी, सर 15, हाँ 30 डायोप्टर, पावर 1/f, सोच लो, P = क्या होता है, 1/f, f की जगह 1/30 रखेंगे, तो ये शायद 30 तो नहीं हुआ ना, मीटर में करना है सर, हाँ तो मीटर में ही तो है भाई। पावर का फॉर्मूला यही तो बोला आपने, क्या होता है, 1/f होता है, f की जगह पर क्या रख दिया आपने, 30, तो 1/30 हो गया ना, 1/30 हुआ कि नहीं हुआ। इसको सॉल्व करोगे जब ही तो मिलेगा ना डायोप्टर में, किसमें, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आई, कोई दिक्कत है। इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पावर ऑफ लेंस या पावर ऑफ अकोमोडेशन करके पूछ सकता है, कोई दिक्कत है। ये चैप्टर क्या खत्म। नेक्स्ट चलो जल्दी से, क्या दे रखा है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में सबसे ज्यादा मैंने बताया था आपको क्या पढ़ के जाना है, जो भी आई के कुछ पार्ट्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं, मेजर पार्ट्स, जिनका नाम, एक को मैंने बोला था आई लेंस पढ़ लेना, क्या पढ़ना है, और कॉर्निया पढ़ लेना, रेटिना पढ़ लेना, है ना, सैलरी मसल्स जो होती हैं उनको पढ़ लेना। इनके फंक्शन पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, फंक्शन, समझ में आ रहा है।
तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से 100% रहेगा। कोई किसी का भी फंक्शन पूछ सकता है या पोजीशन पूछ सकता है कि कहाँ पर क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे देखो, और एक क्वेश्चन आपको हमेशा जैसे सैंपल पेपर कर रहे हो या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे भी देखते हो तो आप उसमें देखते होगे 100% क्या, मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते बताओ। और अधिकतर बच्चों ने कुछ ने सही किए हैं, कुछ ने क्या किए हैं, गलत। कल ही शायद एक क्वेश्चन था तो मैंने अभी कॉपी नहीं देखी, सर बता रहे थे कि आपने जहां पर मायोपिया में किसी को ये नहीं पता कौन सा लेंस हमें यूज करना है। कॉन्वेक्स किस, ईमानदारी से बताओ किस किसने कॉन्वेक्स लिखा था पेपर में? नहीं, उल्टा मायोपिया में उल्टा लिखा है। अब जो भी है, अगर बात मायोपिया की है तो किसी ने लिखा है कॉन्वेक्स, और आप हाइपरमेट्रोपिया की होगी तो शायद आपने होता है। ये याद है डिफेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कितने इमेज डायग्राम बनाने हैं? 3। एक कौन सा, नॉर्मल, एक कौन सा, और एक कौन सा? कोई दिक्कत है? दोनों याद रहेंगे। प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं? सारे नहीं, शाबाश। रौनक से भी पूछ लेने दिया करो भाई। आगे चलो भाई, है ना? हाँ बोलो। हाँ बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, किससे? प्रिज्म से लेके। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक सैंपल पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, मैं बता देता हूँ। एक डायग्राम बना हुआ था, ये क्या बना था, और एक रे ऐसे करके परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपको यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल, जितने भी एंगल यहाँ बनेंगे इस वाले पाथ साइड पर, वो बताने हैं। मान लो अब यहाँ से अगर ये रे जाएगी तो एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ होगा और एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, तो कितने रिफ्रैक्शन हो जाएंगे? 2। इस रिफ्रैक्शन को मैं बोल सकता हूं, या एंगल जो बनेगा R1, और इस साइड पर जो एंगल बनेगा उसको क्या बोल सकते हैं हम? अगर मुझे R2 फाइंड करना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है कि कोई इंसिडेंट रे इस वाली साइड पर क्या है, नॉर्मली है, क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? तो अब इस साइड पर जो एंगल बनेंगे उनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बताओ इस पे कौन कौन से एंगल बन रहे होंगे इस वाली साइड पर, और कितने डिग्री का बनेगा? हाँ, और ये एंगल मैं बता देता हूं, ये 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री एंगल दे रखा है ये वाला, कितना? 60 डिग्री है। सुन लो फिर से क्वेश्चन, अगर डाउट्स है तो। एक ट्रायंगुलर शेप में कोई भी आपको क्या है, प्रिज्म दे रखा है, कोई भी इंसिडेंट रे इस पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, मतलब नॉर्मली है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब यहां पर बताओ इस साइड पर जो एंगल बन रहे होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? उसका हाफ हो जाएगा 30। क्वेश्चन समझ में आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 60। शाबाश, मुबारक हो। तुम क्वेश्चन को सुनते भी हो ना। अभी मुझे पता है, अभी 4 लोगों के अभी मिलूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। अभी तुम्हारे जो दांत निकल रहे हैं ना वो मैं बताता हूं, अभी रुक जाओ। अगर मैंने ये बोला था कि कोई भी इंसिडेंट रे है और वो कैसे है, नॉर्मली है, समझ में आ रहा है? तो आई बताना है, आई कितने डिग्री का। जिससे पूछूंगा सारे एकदम नहीं चीखेंगे, जिससे पूछूंगा हाँ बताओ। आई 45। शाबाश, 0 डिग्री, क्योंकि ये खुद 90 डिग्री पे है ना भाई। एंगल इंसिडेंस किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल तो ये खुद ही है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 0 डिग्री। यानी आई की वैल्यू क्या हो गई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये वाली वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पर साइन आई की जगह साइन 0 0 होता है कि नहीं। तो ये 0 इक्वल टू म्यू इंटू R1 बनेगा कि नहीं बनेगा। म्यू को इधर कर दोगे तो R1 की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 0 बनेगी। अब हमें बताना है कि यहाँ जो एंगल बनेगा, तो यहाँ तो एंगल रिफ्रैक्शन एंगल बनते हैं, तो एक रिफ्रैक्शन यहाँ हो गया है, एक रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है। यहाँ पर वाला मान लो R1 है, यहाँ एंगल रिफ्रैक्शन कौन सा है, R2। तो याद रखना यहाँ जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ प्रिज्म। जब मैंने डेविएशन वगैरह पढ़ाया था तो ये चीजें बताई थी कि इस एंगल को हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है 2 रिफ्रैक्शन एंगल के सम के। किसके इक्वल होगा,
दो रिफ्रैक्शन एंगल के सम के। तो एक कौन सा दे रखा है, मान लो R1, दूसरा कौन सा दे रखा है R2, ये किसके इक्वल होगा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, R1 की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया 0, तो R2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ये होगा ये वाली साइड पर, कौन सी वाली साइड पर, यहाँ जो बन रहा होगा। समझ में आई चीजें कि नहीं आई? ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके उसमें सैंपल पेपर में भी आई, देख सकते हो। समझ में आई चीजें, याद रहेगा। यहाँ नया क्या सीखने को मिला आपको, बताओ जल्दी से, कि हमेशा याद रखना एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, सम ऑफ टू रिफ्रैक्शन एंगल, यानी R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर यहाँ 90 होता तो कितना आता, 90। कोई दिक्कत है? ध्यान रखना इंसिडेंस एंगल के साथ ये चीजें करनी है आपको, ऐसे डायरेक्ट ही मत रख देना कि अच्छा R1 प्लस R2 मुझे तो 60 ही रखना है, यहाँ पर जीरो कर दो। जीरो हमेशा नहीं होगा। जीरो क्यों हुआ था, R1 जीरो क्यों हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने जीरो लिया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिया था, जीरो। क्यों लिया था, उसका भी एक कारण था कि वो नॉर्मल था किस पर, उस साइड पर। यहां पर मान लो कितने डिग्री का एंगल बना रहा था ये, तो नॉर्मल भी तो 90 डिग्री होता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट जो एंगल बनाते हैं उसी को तो बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। समझ में आ रही चीजें? तो यहां पर आपने बोला कि आई की वैल्यू क्या है 0, इसने लॉ यूज किया अपने साइन आई अपॉन में साइन आर, यहां से देखा मैंने आर की वैल्यू निकाल के, ठीक है। तो साइन से साइन हटा देंगे, यहाँ आर भी क्या मिल गया था 0। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम से पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये भी डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। क्या क्या पूछ सकता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने प्रीवियस क्लास में जब भी रिवाइज कराया तो बता रखा है ना कि अगर आप इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ क्या करेंगे, प्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस, और आप इंसिडेंट रे को आगे की तरफ, देखो इंसिडेंट रे कौन सी है ये, इसको आगे बढ़ाओ, और इमर्जेंट रे कौन सी है ये, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ। जहां एंगल ये जो बन रहा होगा, ये वाला एंगल है ना भाई, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन। एक क्वेश्चन तो यहां से हो सकता है। दूसरा, ये पूरा लिखा होगा, पूरा डायग्राम बना होगा, और आपसे पूछेगा इनमें से बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है। तो ध्यान रखना इधर वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, डेविएशन कौन सा है, तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इमर्जेंट रे कौन सी है, तो इधर जो होती है वो इमर्जेंट रे होती है, और यहाँ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। क्या बोलेंगे हम, इमर्जेंट एंगल। समझ में आ रही चीजें? कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन 100% इस तरह का, चाहे डेफिनेशन पूछा जाए या डायग्राम देके पूछा जाए, इस तरह का कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे अभी भी मैं शायद कराऊंगा अभी सैंपल पेपर, उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने बताया था, सब किस किस को याद है, पहले ये बताओ, जो रेनबो फॉर्म होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, होता है कि नहीं होता है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डेफिनेशन भी थी, कई बार पूछी गई आपसे, क्या होता है डिस्पर्जन, कि कोई व्हाइट रे, कल कोई एक एग्जाम कर रहा था एक बच्चा, वहां पर पूछ रहा था क्रोमेटिक लाइट का, है ना, यही थे ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट। भाई व्हाइट रे ऑफ लाइट को ही बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, जिसमें सिंगल कलर होता है। क्या होता है, सिंगल व्हाइट ही कलर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम हमेशा, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा सुनो, अगर आपको डिस्पर्जन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, अ व्हाइट रे ऑफ लाइट स्प्लिट इन 7 कलर, है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्जन। कोई दिक्कत है? अगर आपसे क्या पूछा जाए, स्पेक्ट्रम, क्या पूछा जाए, तो मैंने क्या याद कराया था, बैंड ऑफ 7 कलर, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बेबी देखो, ये वाले टर्म से हमेशा आपको कहां से लिखना है, डाउन से। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन सा कलर होता है, वॉलेट। सबसे कम कौन सा होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है। अगर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम स्कैटर्ड होता है, क्या होता है, कम स्कैटर। इसी के कारण से आपने देखा होगा आफ्टरनून, दोपहर के समय पर क्या होता है, आपका स्काई जो होता है कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का, क्योंकि ये मोर स्कैटर्ड होता है। वेवलेंथ क्या होती है इसकी, कम होती है ना। रेड की क्या होती है, ज्यादा। इसके कई सारे क्वेश्चन है कि ट्रैफिक जो लाइट लगी होती है वहां पर रेड कलर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, और वो कम स्कैटर्ड होता है, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आ गई चीजें? यहाँ याद रखोगे जो मैंने बोला है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा, रेड कलर की, है ना। और अब एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा कलर क्या होगा, सबसे ज्यादा डेविएट होगा,
कौन कौन वायलेट बोल रहा है? हाथ खड़े करो। शाबाश। नहीं होगा वायलेट? एक मिनट, हाथ खड़े कर लो, मैंने सुन लिया। नहीं होगा वायलेट, नहीं होगा। पिटोगे तुम। यहाँ पर कोई मतलब ये थोड़ी नहीं कि पार्टी में हम बैठे हुए हैं। अभी कहाँ बता, हाथ खड़े किए तुमने? कौन सा कलर होगा भाई? तुम पढ़ा नहीं रखा ये प्रीवियस? जब वो एक बार डाउट्स पूछ रहे थे उस समय पे बताया तो था कौन सा कलर जिसकी वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ किसकी कम होती है? तो कौन सा ज्यादा डेविएट होगा? शाबाश। कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन भी बताया था मैंने वेवलेंथ के साथ। किस किस कलर में पढ़ाया था? कौन सी दुनिया में प्रेजेंट रहे तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता। अब स्कैटरिंग में फिर डेविएट में क्या डिफरेंस हो गया? आपको कुछ जानकारी है? एक क्वेश्चन शायद याद हो। मान लो अभी इधर देखना सारे लोग, है ना, कैसे होता है क्या होता है। मान लो ये कौन सी रे है? व्हाइट रे ऑफ लाइट है। अब इसका आपको डिस्पर्जन करना है तो एक रे इधर जाएगी, इस तरह से कितनी रे जा रही होंगी बताओ? मान लो 7 रे हैं और ये आपकी क्या बन गई? एक बैंड बना दी आपने। इधर कौन सी रे, कौन सा कलर होगा? बी। इधर कौन सा होगा? रेड। अब मैंने एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन अभी तो बताइए आपको, है ना। इमर्जेंट रे के साथ क्या बनता है? एंगल सबटेंडेड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डेविएशन। अब देखो यहाँ पर जो अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए, ये मान लो क्या है? नॉर्मल है। क्या है? तो ये एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा कि नहीं बनेगा? और वॉयलेट कलर यहाँ पर है तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन कम हो गया है ज्यादा? बताओ नीचे वाली रेखा के साथ क्या होगा? ज्यादा होगा ना। तो वॉयलेट कलर क्या होगा? ज्यादा डेविएट होगा। क्या होगा? जो ज्यादा एंगल बनाएगा वो क्या होगा? ज्यादा डेविएट करेगा। और रेड कलर क्या होता है? कम डेविएट होता है। समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं? आगे चलो, ये भी जस्ट बताया कि नहीं बताओ। स्पेक्ट्रम, इसके आगे क्या दे रखा है? इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपने देखे होंगे। कौन सा? एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से। अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो ज्यादा ट्विंकलिंग करते हैं और कुछ क्या करते हैं, क्यों? हाँ, दिमाग में पत्थर मार ले उठा के। बताओ जल्दी से भाई। देखो टाइम अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। शाबाश। यही एक कारण है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसके कारण होता है? और ये कौन सा इफेक्ट है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफेक्ट कौन सा है? तो लिखोगे ट्विंकलिंग इफेक्ट। क्या लिखेंगे? ट्विंकलिंग इफेक्ट है। इसके कारण कुछ स्टार क्या होते हैं? ज्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ क्या होते हैं? कम होते हैं। समझ में आ रही चीजें? और कॉज क्या है? तो एक ही कॉज है। क्या लिखेंगे? ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो मैंने पढ़े हैं या देखे हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। इनके पास एक सैंपल पेपर था, उसमें था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो। खत्म हो गया कि रह रहा है अभी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये अपने आप पढ़ लेना। इसके एप्लीकेशन मैंने बताई दिए, है ना। खत्म हो गया चैप्टर पूरा। अगला कौन सा चैप्टर? चलते जल्दी से। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, एनर्जी के साथ रहो। अभी मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ो। आपका पेपर है, मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आना अच्छे से। ठीक है, अब देखो जल्दी से। मैं सबसे पहले मैंने आपको बता रखा था, कुछ चीजें याद है आपको कि नहीं? एक शॉर्ट नोट्स टाइप के मैंने एक पेज में सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के क्या किए थे बताओ? लिखे थे कि नहीं लिखे थे? किस किस को याद है? आई के कितने फॉर्मूले थे? एक ही था। मुबारक हो। जल्दी से बताया जाए। सर 2 थे। कौन कौन से? नहीं सारे भाई, सारे लोग नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा। रौनक बताएगा। इसने इतने क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं कि मतलब मुझे भी खुद अपने ऊपर डाउट्स हो गया है ना। बताओ रौनक जी जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। देख रहे हो कितने क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, है ना। यही कराया था कि नहीं कराया था बताओ? आई पहला क्या दे रखा है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैंने बोला था क्यू का भी, हाँ जी धन्यवाद, ये रहा। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। क्या मैं यहाँ एन ई पुट कर सकता हूँ? तो आई का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। आगे यहाँ पर आपने इसके बाद क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से? क्या पढ़ा था?
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमने सीरीज और पैरेलल के लिए आपने देखा होगा सीरीज में क्या करते थे, अगर हमारे पास कितने रजिस्टर, तीनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो एक का रेजिस्टेंस 5 मान लो, एक का 3 मान लो, एक का 4 मान लो। आपको लग रहा होगा कि मैं देख नहीं रहा, आपको ध्यान रख लेना है। हाँ, जो भी कर रहा है, एक 5 है, एक 3 है और एक क्या है 4 है। तो आप क्या करते हो, 5 + 3 + 4 सीधा सीधा ऐड कर देंगे। किस में करते हैं, सीरीज। अब सीरीज सब देखो ऐसा कर तो लेते हो, लेकिन सर्किट डायग्राम पहचानोगे कैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, मैं बता देता हूं। देखो अगर यहां पर कोई भी बैटरी लगी हुई है, क्या लगा हुआ है, अगर बैटरी के या तो इस डायरेक्शन में या इसमें सीधी लाइन में, चाहे इधर कोई लगा हो रजिस्टर या फिर यहां लगा हो कहीं पर भी, तो उसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, मान लो इसके आगे पीछे कहीं पे भी लगा दो, इस लाइन में होना चाहिए, या तो यहां लगा होगा या फिर इस साइड लगा होगा या फिर इस साइड लगा होगा। तो अगर ऐसा है तो आप क्या बोलोगे, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। लेकिन अगर एक और लाइन आ गई और यहां पर ऐसे करके लगा दिया, या फिर यहां से एक और लाइन इधर ड्रॉ कर दी, वहां इस साइड लगा दिया, तो वो सीरीज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए बैटरी के साथ। किसके साथ होना चाहिए, तो अगर ऐसा है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, ऐसा है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन मैंने कराए थे, याद होना चाहिए आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमेशा जैसे एक मान लो इस वॉल, इस पूरे उसको मान लो रूम को, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ऊपर फेस, एक डाउन फेस। अगर एक रजिस्टर इधर लगा हुआ है, एक रजिस्टर इधर लगा हुआ है, दोनों किस में कनेक्ट हैं, ये सीरीज हो गया। मैंने बैटरी वगैरह नहीं बोला, मैंने बोला इस फेस पे लगा हुआ है, एक इस फेस पे लगा हुआ है, एक दूसरे के सामने, कैसा कॉम्बिनेशन। मैंने ये नहीं बोला कि एक बैटरी के साथ कनेक्ट है दोनों, नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक ऊपर एक डाउन, ध्यान रखना एक बैटरी ना हो, ये भी सही है। अगर एक बैटरी मान लो बैटरी डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, उससे भी कनेक्ट है, तो वो सीरीज होगा, पैरेलल नहीं होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/, जितने भी रजिस्टर है रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, ऐड करते हैं। 1/R1 + 1/R करते हैं। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, एमसीक्यू में बच्चे फंसते हैं। कभी कभी आप क्या खोजोगे, ऐसा फॉर्मूला खोजने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो आप हमेशा इस तरह के अगर ऑप्शन आपके पास हैं तो आप उनको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लें। समझ में आ रही चीजें, आगे चलो नेक्स्ट। और क्या पढ़ाया था मैंने, पोटेंशियल। क्या पढ़ाया था, क्या होता है पोटेंशियल भाई, जिससे पूछू वो बोलेगा सिर्फ पोटेंशियल बोलो, जल्दी से, टाइम नहीं है भाई, जल्दी बताओ। मुबारक हो, मेरे इतने अच्छे किस्मत है ना। आप बताओ, नॉट डिफरेंस, पहले सुन लो, कान में पानी वानी डाल लो, जब भी डालना है। पोटेंशियल पूछा है, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। भाटी साहब, सब टाइम, मुबारक हो। डेफिनेशन, ये तो फॉर्मूला हो गया, और वो तो यहाँ लिखा है इसलिए बोल दिया तुमने। इतने चोरखोर आदमी आज तक मैंने देखे ही नहीं। अब बताओ भाई रौनक, स्टेटमेंट क्या होता है, नॉट फॉर्मूला, स्टेटमेंट, डेफिनेशन। आरव पलटोगे पेज, पेपर है परसों, शर्म वरम नहीं आती है ना थोड़ी बहुत। जो मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको कहते हैं सर। अरे वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है। So the amount of work need to move a unit charge. दोबारा, The amount of work need to move a unit charge. नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। आप बताओ, शाबाश। सर द अमाउंट ऑफ वर्क, आप नालियां फालियां पढ़ती हैं ना, घर से यहाँ तक आते हो, तो आप लोग मतलब परसों पेपर आ जाएंगे ना आपके भाई, जब मैं बताऊंगा। मतलब यही नहीं पता, मतलब क्या वो मेंटलिटी, पोटेंशियल नहीं पता। कितनी बार रिवीजन करा दिया मैंने इसका, 3 दिन पहले ये रिवीजन था ना भाई, 3-4 दिन पहले नहीं कराया था, फिर आज करा रहे हैं ये, फिर भी नहीं कुछ पता। पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने शायद ये बताई थी, अगर एक चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी वाले चार्ज को मूव कराना है कहाँ तक, जो आपका चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां तक। तो जितना आप वर्क डन करोगे किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट चार्ज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
उसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं? याद रहेगा? फिर से सुन लो, अ चार्ज या व्हेन अ चार्ज है ना, Q या Q नॉट, आपकी मर्जी जो लेना चाहो, मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन बी क्या करते हैं हम? वर्क इज डन, है ना, ब्रिंगिंग अ चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो। दिस इज नॉन एज पोटेंशियल। कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर यही चीज आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता तो क्या लिखते? इन्फिनिटी वर्ड हटा दो बस। क्या हटाना है? इन्फिनिटी। यानी फाइनाइट डिस्टेंस जब है तो नॉट पोटेंशियल, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो आप ड्राई सेल यूज करते हो, है ना, कहीं बहुत सारी वॉच में भी होते हैं, या आपकी वॉल वॉच जो होती है वहां पर भी लगते हैं, तो वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है वो? नॉट पोटेंशियल। क्या होता है? क्योंकि उनके इलेक्ट्रोड के बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक फाइनाइट डिस्टेंस होती है, यानी बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं, तो वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? क्या डेफिनेशन लिखेंगे रोना पोटेंशियल डिफरेंस की? हाँ, एक मिनट से। पोटेंशियल डिफरेंस की ना, अच्छा तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई हो सकता है मतलब मैंने भांग फांग पी रखी हो, है ना, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, है ना। सर देख सब याद करा रहे हैं। नहीं आप बताओ। सर कोई दो चार्ज है, दो चार्ज है, इन्फिनिटी पर नहीं रहेंगे, इन्फिनिटी पे नहीं रहेंगे, लेकिन वो आगे सर कितना चार्ज रहेगा दोनों को मीट कराने में, दोनों को आगे। अच्छा, आपको खुद पता है कि आप क्या बोल रहे हो? आपको खुद पता है? साइंस देखो, पता है ना, नंबर देखो, एक होता है गलत होना, ठीक है, सबसे गलती होती है, लेकिन ऐसा गलत होना, है ना, कि कुछ भी लिख दोगे। सर मैं बताऊं? इनको पूछोगे। Work done to move a unit charge from one point to another. आप बताओ। So the amount of work done to move a unit charge from one point to another. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में, मैंने बोला ना फाइनाइट डिस्टेंस होती है, बहुत ज्यादा दूर नहीं होते, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है बी, यहाँ पर पोटेंशियल मान लो VA है, यहाँ पर कितना है BB, तो एक जगह क्या होगा? ज्यादा, एक जगह क्या होगा? कम। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ ज्यादा है तो क्या लिखोगे? VB माइनस VA, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? आगे देखो, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा है कि नहीं, जिसको जूल्स लॉ भी बोलते हो। अब मुझे बताओ, मैंने शायद डेरिवेशन कराया था, और ये डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी लेता है, तो वहां पर मैंने बताया था कि किसी वायर से, जूल लॉ क्या कहता है कि किसी एक कंडक्टर या वायर से जो करंट मूव करता है, उस करंट का स्क्वायर, वहां पर जो हीट डेवलप होगी, वो हीट भी बोलोगे तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 1, यही था पहला। दूसरा क्या था? यही हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? शाबाश, T के। किसके थी? T यहाँ पर टाइम होगा। क्या होगा? टाइम, यानी कितनी देर में वो करंट मूव कर रहा होगा एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में, वो जो टाइम लग रहा होगा, टाइम पीरियड, उसके भी क्या होगा? हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा हीट डेवलप होगी, कम टाइम में कोई करंट मूव कर जाएगा तो आप बताओ, मान लो ये सर्किट पूरा बना हुआ है, इस रूम का, करंट आ रहा है, थोड़ी देर स्विच ऑन करके बंद कर दो, क्या हीट डेवलप होगी? नहीं। लेकिन करंट सुबह से लेकर शाम तक अगर मूव कर रहा है सर्किट में, तो वो वायर क्या होगा? ज्यादा गर्म होगा कि नहीं होगा? कैसे हुआ? वही कि टाइम क्या हो गया? करंट फ्लो का ज्यादा हो गया। कोई दिक्कत है? जब टाइम ज्यादा होता है तो हीट भी क्या होती है? ज्यादा डेवलप होती है। कोई दिक्कत है? तो इन दो इक्वेशन से कौन कौन सी? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? I स्क्वायर T मिलेगा, नॉट R। अभी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं जिसको R बोलते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है I स्क्वायर RT। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये होता है आपका हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल लॉ। कोई दिक्कत है? इसके कई सारे फॉर्मूले थे। देखो एक फॉर्मूला कौन सा मिल गया बताओ? हीट ही एनर्जी होता है, और एनर्जी कहां से निकालते हैं? यहां से। देखो वर्क डन एनर्जी होता है कि नहीं होता? मैंने बताया था वर्क डन क्या होता है?
एनर्जी। तो आप अगर एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू क्यू। यही फॉर्मूला वर्क डन का, यही फॉर्मूला किसका होगा, एनर्जी का, और यही फॉर्मूला किसका होगा, हीट का। तो दूसरा क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। तीसरा कौन सा हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा, VIT। ये सारे फॉर्मूले हैं किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये लिख रखे 4 या 5। ठीक है भाई, हो जाएंगे कि नहीं। आगे चलो जल्दी से, चैप्टर यही है ना इस इलेक्ट्रिसिटी में। ओम्स लॉ रह गया, चलो ओम्स लॉ भी सुनो। हाँ भाई ये तो इम्पोर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या होता है ये तो सारे लोग जानते हैं, फिर भी बता देते हैं। ओम्स लॉ क्या था, रौनक बता देगा इसको, तो जल्दी से रौनक। ओ पढ़ने वाले, अगर कोई एक वायर है, फिर से सुन लो, नहीं याद है तो